दखल अंदाजियां हैं उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही देखते हैं कि वुडरो विल्सन जो है वो उस वक्त के अमेरिकन राष्ट्रपति होते हैं, वो एक सिद्धांत के साथ आते हैं कि यूरोप की उलझनें बढ़ रही है और ये रिजॉल्व होने को नहीं आ रही है, क्योंकि वॉर अपने फुल स्केल पे और इंटेंसिटी पे है, जिससे जो है पूरी दुनिया को जो है उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें उनको 14 पॉइंट प्रिंसिपल का एक सिद्धांत दिया था उन्होंने, पीस, एक किस्म से उसको आइडियलिज्म भी कहते हैं विल्सन का, कि भाई हम दुनिया को जो है राष्ट्र अब अपने आप नहीं है संभाल पाएंगे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ते रहेंगे, सो वी नीड टू डेवलप ए न्यू मैकेनिज्म other than the ideal 19th or 18th century mechanism which was brought up by the nation state। तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन और इस तरह के किसी फोरम की तरफ को उन्होंने इशारा किया, जिसका जन्म जो है लीग ऑफ नेशन के रूप में होता है। हालांकि मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज दिस लेक्चर इज अदरवाइज on some other issue, because it would take then maybe 3-4 hours to detail all these things. Why I am narrating all these things is that E.H. Carr wrote a very fine book on 20 years crisis, and which I think 1919 and 1939, इस पीरियड का जो इंटरवार ईयर्स हम जिसको कहते हैं 1919 से 1939 के बीच में, तो इसमें मैं ब्रॉडली आपको 3-4 पॉइंटर बताऊंगा कि तब कैसे हमें समझ आएगा कि ये सिस्टम को समझने में हमें क्या समझना चाहिए, कि जो सॉवरन एंटिटीज है, जो वेस्टफेलियन ट्रीटी की बात की एंटिटी है, क्योंकि हम एक उस दुनिया की तरफ को बढ़ रहे हैं अब जो बहुत निरंतरता के साथ एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर होती जा रही है इन सेवरल टर्म्स, ट्रेड, सिक्योरिटी रिलेशन, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी and so many other things. Means we are now in an interdependent world. I'm talking about the beginning of the 20th century, mid of the 20th century, which leads us to the end of the 20th century. तो इस प्रकार की दुनिया के ऊपर, बिकॉज दुनिया एक नए आयाम की तरफ जा रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में यूरोप में पूरी तरह से जो है अपना स्वरूप धारण कर चुका था, एग्रेरियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करके जो है यूरोप एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन चुका था, और यूरोप की जो इकोनॉमी है, मिलिट्री माइट है, ये सारी चीजें उसको काफी हद तक जिसको कह सकते हैं कि अपवर्ड मोबिलिटी के तौर पे इसको देखा जाता है। हर क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि यूरोप जो है वो 18 और 19 सेंचुरी को दुनिया में राह दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, व्हाट शुड बी आवर वर्ल्ड व्यू। But in the meantime, what we see is also that 1970 में जो है 1917 जार रशियन जो है वो उसका जो है विध्वंस हो जाता है, और वहाँ पर जो है एक अलग तरह की आइडियोलॉजी के आधारित एक राष्ट्र की स्थापना हो जाती है, जिसको आपने बोल्शेविक रेवोल्यूशन के तौर पर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड, लेनिन लेड एक रेवोल्यूशनरी जो स्टेप लिया जाता है, तो एक नई विचारधारा का एक राज्य स्थापित करने सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियाज पे चलता है। तो हम इसको क्यों यहाँ पर संदर्भ में ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं कि अभी तक का जो वर्ल्ड व्यू है वो एक लिबरल मार्केट ओरिएंटेड वर्ल्ड व्यू चल रहा था, जिसको यूरोप डोमिनेट कर रहा था, लिबरलिज्म, जिसको बाद में हम न्यो लिबरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो दो तरह की आइडियोलॉजीज जो है दुनिया में आ गई है। मार्क्स ने जो है लिबरलिज्म का एंटीथेसिस दिया था, मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म। तो ये चीजें तो आप लोगों ने सबने पढ़ी है, मैं उसको डिटेल नहीं करूंगा। तो आगे हम क्या देखते हैं कि इसी आइडियोलॉजिकल कंपटीशन और कंटेंशन को देखते हुए लीग ऑफ नेशन, जिसकी आइडिया अमेरिका प्रेसिडेंट देते हैं वुडरो विल्सन, लेकिन अमेरिका कभी लीग ऑफ नेशन का फॉर्मल मेंबर नहीं बनता बिकॉज ऑफ वेरियस एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन और रीजंस। बट लीग ऑफ नेशन जो है एक फोरम के नाते पीस एस्टेब्लिश करने में अपने जो उसका मैंडेट था उसमें वो कामयाब नहीं होता है, और 1920s के एंड तक जो है 29 और 30s के आसपास जो है दुनिया रिसेशन की ओर चले जाती है, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक जो है एक मंदी का दौर आ जाता है दुनिया में, और ये लिबरल मार्केट इकोनॉमी के मॉडल के ऊपर चुनौतियां और क्वेश्चन आने लग जाते हैं। तब एक दूसरा मॉडल, इसका अल्टरनेटिव कहा जाता है कि वेलफेयरिज्म, जिसको स्टेट इंटरवेंशन के तौर पर भी कहा जाता है, कि स्टेट का जो मैंडेट है वो सिर्फ ये नहीं कि वो लेजिस्लेचर, जो एडम स्मिथ का जो एक लेजिस्लेचर थ्योरी था कि भाई मार्केट को फ्री फ्लो जाने दो, जो मर्जी करते रहे, मार्केट के अपने डायनामिक्स है, स्टेट का कोई इसमें रोल नहीं होगा। बट लॉर्ड केन्स कम्स, he says no, state has a definite mandate, state has a role, state has a responsibility, state has an accountability।
तो स्टेट को इंटरवेन करना ही पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा मार्केट्स को। तो ये पीरियड आता है। इसी पीरियड में हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल जो है थ्रेट वो यूरोप से ही फिर आता है। ये सारा आइडियोलॉजिकल मशरूमिंग जो है यूरोप से ही हो रही है। हम देखते हैं बेशक ईस्ट यूरोप की तरफ जो मार्क्सिज्म सोशलिज्म आता है, लेकिन मार्क्सवाद है जर्मन। इंग्लैंड में बैठ के उन्होंने अपने मित्र एंजल के साथ सारा कुछ लिखा, मार्क्सवाद का जो भी सारा है। और उस वक्त जो है फासिज्म और नाजिज्म का एक नया खतरा उत्पन्न हो जाता है, और जिस खतरे के कारण जो है 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध उत्पन्न होता है। अब ये जो 1914 और 1914 तक एक विश्व व्यवस्था रही जिसको हम कहते हैं यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, शक्ति के संतुलन का था। 1914 के बाद जो है 4-5 साल लड़ाई का शुरू युग हो जाता है जो विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, और 20 साल उथल पुथल वारा दौर रह जाता है, मंदी भी आ जाती है, फासिज्म जो है नाजिज्म ये थ्रेट के तौर पर बन जाते हैं, और अल्टीमेटली ब्लॉक्स बन जाते हैं। और जिन ब्लॉक्स की जो है विश्व युद्ध में आपको जो है स्पष्ट तस्वीर नजर आ जाती है, अलाइड एंड एक्सिस फोर्सेस। और विश्व युद्ध के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो देवर मेनी टाइम मोर देन व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार की तुलना में सेकेंड वर्ल्ड वार में एक और मैसेज लाउड और क्लियर चला गया दुनिया में कि नाउ इज नॉट द एज ऑफ कॉन्वेंशनल वेपनरी। ये बात तब साबित हो गई थी कि जब 6 और 9 अगस्त को जो है हिरोशिमा नागासाकी में यूएस जो है अपने बम्बार्डमेंट करता है और दुनिया को एक मैसेज भेज देता है कि नाउ द वर्ल्ड इज इनटू ए डिफरेंट डायरेक्शन। नाउ the world is expecting that after such an havoc and so much of material and manpower loss, let us now have an idea and an aspiration for a peaceful world, a stable world, because we cannot live not normal life। आप साधारण जीवन जो है, आप चीजों को सामान्यतः तब तक नहीं सोच सकते जब तक आपके चारों तरफ का जो, चाहे वो नेशन स्टेट है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे फैमिली है, चाहे इंडिविजुअल है, we all need very congenial, stable, cordial and very peaceful environment around us so that we can think normally, purposively, positively and confidently for the purposive, constructive and humanitarian issues। तो ये एक उस वक्त वर्ल्ड वाइड कॉज और कंसर्न था, जिसकी वजह से जो है फिर एक द्वारा कंसर्टेड एफर्ट हुआ है, जिस एफर्ट के तौर पर हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हो जाती है। फिर एक मैसेज आ जाता है कि वी नीड सम ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द नेशन स्टेट्स व्हिच आर सॉवरन in making decision for their internal matter as well as external aspects, but at the same time we also know that the world is highly interdependent। We are into contact, constant contact, and we relate to each other, we need each other for so many things। Not only that, underdeveloped countries or poor parts of the world needs more the developed parts of the world, rather it is vice versa also। So equally both needs and everyone needs other for one reason or the other। So in this highly dependent world, we find another interesting thing that the allies of the Second World War becomes the foes of each other। वो एक दूसरे को अब शंका की, या जैसे कहा गया कि भी जो 6 और 9 अगस्त को जो बम्बार्डमेंट हुई उसके बारे में जो है स्टालिन और रशियन एस्टेब्लिशमेंट ये शंकित थी कि भी तीसरा जो बम होगा अमेरिका के पास वो मॉस्को के ऊपर थ्रो किया जाएगा। तो ये ट्रस्ट डेफिशिएंट आइडियोलॉजिकल जो एक गैप वो तो था ही पहले से, बिकॉज यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच हैज नाउ बिकम एन एक्टिव मेंबर एज वेल एज part of the European concert now started taking lead। पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद तो आपको पता ही है कि एक महाशक्तियों का युग आया, और उस महाशक्तियों के युग में जो है बड़ी ब्लॉक की जो है एक शीत युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ आपको सारी चीजें शुरू होती है। और हम ये भी देखते हैं, ये हम रिट्रोस्पेक्ट में इसलिए इन चीजों को देखना चाहेंगे कि जो वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद स्थापित हुआ था तो उसमें जो पोलराइजेशंस थी, जो पोल्स थे, वो स्पष्टतया नजर आते थे। वो इसलिए स्पष्ट से नजर आते थे, एक तरफ अगर अमेरिकन लेड ब्लॉक अमर्ज होता है एज ए सुपर पावर, अमेरिका जो लीड करता है वेस्टर्न पावर्स को और अमेरिका के नेतृत्व वाला जो ब्लॉक है उसको, और दूसरी तरफ सोवियत ब्लॉक अमर्ज होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लिबरल आइडियोलॉजी का प्रोपेगेटर और सपोर्टर है मार्केट इकोनॉमी का, दूसरा जो है सोशलिज्म के मॉडल के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी और मार्क्सवाद को बढ़ाना चाहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के से जो है डरे हुए भी है
और एक दूसरे के ऊपर शंका भी करते हैं। और इन्हीं शंकाओं और डर का कारण है कि अमेरिका जो है शीत युद्ध के शुरू होने से पहले पहले जो है आने वाले विश्व की व्यवस्था कैसी हो, उसके लिए कुछ चीजों का जो है वो एक किस्म से संगठनात्मक या इंस्टीट्यूशनल फॉर्म शेप दे देता है। जैसे मैं कहूंगा ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, हाउ टू रेगुलेट द ट्रेड, इकोनॉमी एंड द फाइनेंसिस ऑफ द वर्ल्ड, जिसके लिए आपको गैट मिला, जिसके लिए आईएमएफ की स्थापना हो गई, और जिसके लिए द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आईबीआरडी और आज वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन चली। तो अगर हम इसको एक छलांग तो लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक पूरा इसका दौर देखेंगे 1945 से लेकर 1990 तक, फ्रॉम गैट टू डब्ल्यूटीओ भी इसको अगर माने वर्ल्ड इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है 1995 में, तो गैट का ही एक नया रूप है, एक नई शक्ल में जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है दुनिया के सामने कि भी अब विश्व अर्थव्यवस्था इन शर्तों पे चलेगी, इस आधार पे चलेगी। तो इस पीरियड के बीच में हम जो देखते हैं कि दो पोल्स तो आप अपने सामने देख ही रहे हैं, एक जो है अमेरिकन और दूसरा सोवियत, और इनमें जो है हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है 40 का अंत होते होते और 50 का दशक शुरू होते होते, और यहाँ तक कि जो है एक के बाद एक 3 4 5 ब्रिटेन, फ्रांस एंड देन चाइना ऑल्सो, apart from the US and the Soviet Union, they all becomes nuclear powers. तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द आर्मामेंट्स का एक एज शुरू हो गया। वो ठीक है, बाद में सीटीबीटी साइन होती है या जो भी सारी ट्रीटीज होती है 60 के दौर में, जब देतांग का युग आता है तो नॉर्मलाइजेशन की भी कोशिश होती है। लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण एक बात यहाँ पर है, हम ये देखते हैं कि 1945 में जब यूएन की स्थापना हो जाती है तो मुश्किल से 51 मुल्क है दुनिया में भाई जो सॉवरेन एंटिटीज है। बट कमिंग 1995 जब 50 साल हो जाते हैं यूएन के, तो हम लगभग 200 के आसपास मुल्कों की संख्या दुनिया में देखते हैं, नेशन स्टेट्स की। तो ये बात कहना क्यों हम इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए लगता है इम्पोर्टेंट है ये कि देखिए, आउटसाइड ऑफ दीज टू ब्लॉक्स द लार्ज नंबर ऑफ नेशन स्टेट्स विच गॉट लिबरेटेड फ्रॉम दिस colonial long history of exploitation and subjugation, they had their own issues, they had their own problems, they had their own threats. They could not afford to have the luxury to enter into the arms race, rather not also to join the power blocks. Some of them became the foot soldiers of these power blocks, but most of these countries, they preferred to be the part of the third forum, not the bloc, the third forum which emerged as the non-alignment platform. So a larger group of Afro-Asian and African countries demanding a justiciable world order, a balanced policy towards equitable justice, trade policies, and also stakes and share of the less developed or lesser developed parts of the world. तो ये चलता रहा। ये जो है 60s के दौर में जो है, जब डिकोलोनाइजेशन अपने पूरे परचम पे था, अफ्रीकन कंट्री जो है, जो बाद में लगभग 57 मुल्क जो है अफ्रीका से जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो संख्या बढ़ के बहुत अधिक राष्ट्रीय राज्यों की हो जाती है और समस्या अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में और कॉम्प्लेक्स और गंभीर हो जाती है। तो इस आर्म्स रेस और ये थर्ड एक जो फोरम उत्पन्न हो जाता है जो कि विश्व की हर गतिविधि में सक्रियता से भाग भी लेना चाहता है, यूएन को भी समर्थन प्राप्त करना, उसको समर्थन देना चाहता है, और साथ में इस बात को भी कहता है कि भी हम अपनी सॉवरन जो हमारी फ्रीडम है, जो हमारी नीतिगत फैसले लेने की, चाहे वो विदेश नीति के मामले, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले, चाहे हमारे आंतरिक मामले हैं, हमें जो है इंटरनल कॉलोनियलिज्म का विक्टिम ना बनाया जाए। उनका इशारा पावर्स ब्लॉक की तरफ था, जो ये चाहते थे कि भी अधिक से अधिक मुल्क हमारे खेमे में या ब्लॉक में शामिल हो। तो ये इस तरह का एक ब्लॉक राइवलरी और आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक जो गेम्स जो है ये चल रही थी। और इस संदर्भ में ये स्पष्ट होता है कि भाई ये जो व्यवस्था थी पोस्ट वर्ल्ड वार 2, ये बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इसको हम कहा गया कि भाई द्विध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था थी, और इस द्विध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के ही तत्वाधान में जो है चीजों को समझा और इसके अंदर ही जो है चीजों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास चल रहा था। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब नया शीत युद्ध शुरू हो जाता है 79 के बाद, अफगानिस्तान के ऑक्यूपेशन के बाद सोवियत संघ के द्वारा, और रोनाल्ड रीगन और
मार्गरेट थैचर का जो एक नया प्रोग्राम जो स्टार वार के नाम से आर्म्स रेस का एक नया ट्विस्ट देता है, उसके ही बीच में जो है 1985 के आसपास जो है गोर्बाचेव के आने के पश्चात 80 और 80 ब्रेजनेव के बाद जो है 80 और 85 के बीच में जो है सोवियत संघ में जो है राजनीतिक जो है थोड़ा सा उथल पुथल और अस्थिरता का दौर रहा, क्योंकि नेतृत्व जल्दी जल्दी बदल था। अल्टीमेटली गोर्बाचेव टुक ओवर। अब गोर्बाचेव की जो प्रेस्ट्रॉय का और ग्लासनोस्ट उन्होंने जो रशियन टर्म्स है, जो पॉलिसीज उन्होंने अपने रिफॉर्म्स और ओपनिंग अप द सोसाइटी टूवर्ड द आउटर वर्ल्ड, जो जिसको कि क्लोज डोर सोसाइटी कहा जाता था सोवियत संघ और सोशलिस्ट मॉडल के अंदर, तो वो उनको कुछ बदलाव लाना चाहते थे। उनके थ्रस्ट पे जो है हथियारों की होड़ नहीं थी, रादर as far as I know a little bit about his policies and his issues, he declared unilateral, you see, जो जितने अपने स्टॉक पायल थे उन्होंने कन्वेंशनल वेपन थे उनके पास, जो कुछ हथियारों का जो जखीरा था कुछ हद तक, उन्होंने कहा कि हम इसको समाप्त करेंगे, कम करेंगे, फेज आउट करेंगे, और ये मैसेज देना चाहेंगे दुनिया को कि हम शांति की ओर बढ़े, ना कि हम जो है और विध्वंसकारी जो हथियारों का आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चले, जिसके ऊपर बहुत आर्थिकी भी वेस्ट हो रही है, और प्रॉक्सी वार होने की वजह से आउटसाइड ऑफ दिस पावर ब्लॉक, प्रॉक्सी वार के कारण अस्थिरता उत्पन्न हुई है, चाहे वो एशिया में हुई है, चाहे मिडिल ईस्ट में हुई है, चाहे दुनिया के दूसरे भागों में हुई है। हथियार तो वेस्ट के ही थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट अमेरिका और यूरोप करते रहते थे अपनी वर्चस्वता को स्थापित करने के लिए दुनिया के साथ। तो इसको जो है चेंज करना होगा। विश्व शताब्दी के अंत तक जो है दुनिया किसी और दिशा में जानी चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, दुनिया में सहयोग होना चाहिए, दुनिया में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो तभी होगा जब कॉन्क्रीट स्टेप्स दोनों महाशक्तियों की तरफ से लिए जाएंगे। बट व्हाट वी नो इज एंड लर्न दैट बाय एंड ऑफ 1980s 1989 के आसपास आपको सुनने को मिलता है, बिकॉज आपकी जनरेशन जो अभी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनको ये कहानी की तरह लगती होगी, बट हमने तो ये वी हैव लिव्ड दिस पीरियड एज स्टूडेंट्स, तो हमें ये जो है ऐसा लगता है कि ये अचानक हुआ कैसा, जस्ट लाइक एन हाउस ऑफ कार्ड। तो सोवियत यूनियन को यूरोप और अमेरिका ने नहीं डिफीट किया, सोवियत संघ जो है वो ऐसे स्क्रैम्बल हुआ जैसे जस्ट लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स, without firing a bullet, without any defeat. But the policies which were introduced by Gorbachev could not succeed. He could not implement all those ideas and reforms which he wanted to bring in within society because of the internal opposition. And ultimately, what happened? That symbolically there was fall of the Berlin Wall. बर्लिन की जो वॉल सेकेंड विश्व युद्ध के बाद जो है 1955 के दौरान जो है ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में आर्टिफिशियल डिवीजन तौर के किस्म सिंबलिज्म था, वो सोवियत संघ के ऑक्यूपेशन का और ब्रिटेन अमेरिकन उसमें जो समर्थक जो पार्ट थे उसके बीच में जो दो तरफ कर दिया था। तो उसका गिर जाना एक सिंबलिज्म क्या था कि अब सोवियत संघ का जो एम्पायर है वो बिखर रहा है, और वो बिखरा, अल्टीमेटली बिखरा। ईस्ट यूरोप में जो है उथल पुथल मच गया, एथनिक अपसर्जेंस शुरू हो गया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, जिनको की सैटेलाइट और डिपेंडेंसीज कहा जाता था सोवियत संघ की, एक के बाद एक समय क्राइसिस आ गए, हर्जेगोविना, बोस्निया, सब जगह जो है क्राइसिस आए। एंड वी फाइंड इज दैट we were witnessing two kinds of trends simultaneously happening right that time. One, there was trend looking towards the unification. यूरोप का भी यूनिफिकेशन होता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से आगे निकलते हुए यूरोपियन यूनियन की तरफ बात होती है। बर्लिन के फॉल होने के बाद जर्मन की यूनिफिकेशन हो जाती है, लेकिन ईस्ट यूरोप जो है वो बिखर रहा है, टूट रहा है। तो इसी दौरान जो है दुनिया में ये बात जो है लाउडली चली जाती है कि भाई अब आगे की व्यवस्था क्या हो रही है, क्या विश्व शताब्दी का अंत जो है 21वीं शताब्दी के लिए मैसेज छोड़ने जा रहा है। 1991 में हम देखते हैं कुवैत पे जो है सडनली जो है सद्दाम हुसैन आक्रमण कर लेते हैं, एंड व्हेन ही अटैक्स कुवैत देन व्हाट वी फाइंड इज द काइंड ऑफ जॉर्ज बुश ने कहा भी था उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बिकॉज व्हाई he said so was the reason that अभी तक जब भी कोई समस्या कहीं आती थी
तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो जब उसके इशू आते थे, तो दोनों में से या तो ब्रिटेन या तो अमेरिका या सोवियत संघ, वो उन इश्यूज को जो है वीटो करने की अपनी जो है एक्सरसाइज पावर करते थे। लेकिन अब पहली बार जो है सोवियत संघ अब जो बिखर गया था, जिसमें से 15 रिपब्लिक्स जो है अलग इंडिपेंडेंट बन गए थे, जिसमें से अभी यूक्रेन भी एक है, जिस पे हम आएंगे बाद में। तो ये सारी घटनाएं जब घटती है तो दुनिया को एक मैसेज लग गया कि अब शीत युद्ध समाप्त हो गया। वैसे तो बर्लिन वॉल 89 में ही हो गया था, लेकिन अब तो ये स्पष्ट ही हो गया कि भाई अब शीत युद्ध समाप्त हो गया है। ये जो सोवियत संघ है ये जो है कमजोर पड़ गया है, और मार्क्सवाद पर आधारित जो राज्यों की जो कल्पना की थी, समाजवादी राज्य, ये जो है बिखर रहे हैं। ये एक इसको एक शब्द इस्तेमाल किया गया था जिसको अभी मैं आपको बताता हूँ, एम्पायर ऑफ इविल्स। तो इसको इस तरह से व्याख्यात किया गया था कि ये फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन था पहले ही, और ये ऐसा होना ही था। ऐसी थ्योराइजेशन और ऐसे इसके ऊपर विवेचना और व्याख्यान आने लगे। और इसमें मैं एक बात यहाँ और ऐड करना चाहूंगा, अगर इसी पीरियड को आप और थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो एकेडमिक वर्ड पे भी हमें बहुत तरह के इस तरह के जो है दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिलते हैं। जो एक तो एक न्यू लिबरलिज्म की तरफ जो दुनिया बढ़ रही है अब, क्योंकि अब एक बात कही जाने लग गई कि बाइपोलर अगर एंड हो गया, इफ बाइपोलरिटी इज एंडिंग, देन व्हाट वुड बी द कमिंग वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाट शेप वुड द कमिंग वर्ल्ड ऑर्डर टेक। तो उसमें कई तरह की स्पेकुलेशंस लगी, कई तरह की जो है विवेचनाएं होने लगी। Some stated that now the world would be a unipolar world order under the hegemony of the America and its allies, because सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद वार्सा पैक्ट तो जो है खत्म हो गया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली नाटो अभी तक भी आज की तारीख में भी जो है वो अलाइव है, एक्टिव है, और नाटो फोर्सेस जो है, और अगर यूक्रेन का हम जो लड़ाई चल रही है जिसको लगभग अब 2 साल होने जा रहे हैं, तो इस लड़ाई को भी हम एक किस्म से नाटो के एक्सपेंशनिज्म का ही एक पार्ट और फॉर्म और स्वरूप देखते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ। तो एनीहो, तो व्हाट आई एम सेइंग इज जो 90s में इसके ऊपर लेख आए, उनमें से आप लोगों ने बहुत सारे शायद पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, और सुना तो होगा ही जरूर उसके बारे में। जैसे 89 में सबसे पहले जो है फ्रांसिस फुकुयामा, एक अमेरिकन स्कॉलर है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जिसको उन्होंने लास्ट बाद में अपने बुक के तौर पे भी निकाला था, जिसमें उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है ये उदार लोकतंत्रवाद और ये बाजारवाद की जो है बड़ी सराहना की, उसका खूब गुणगान भी किया। उन्होंने कहा कि भी ह्यूमन काइंड जो है अल्टीमेट है, वो उदार लोकतंत्रवाद से बेहतर व्यवस्था जो है गवर्नेंस के तौर पर जो है और कोई उसके जहन में अभी तक नहीं रही है, ना ही पहले थी। तो उन्होंने उसमें क्रिटिक भी किया है मार्क्सिज्म को, सोशलिज्म को। और उसी तौर में एक और लेख जो है उनके ही जो है टीचर रहे हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने एक दूसरा आर्गुमेंट दिया। उनका थीसिस कुछ और तरह का था। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, ये जिस तरह का शीत युद्ध की समाप्ति हुई है, इसका कोई वेस्ट को बहुत ज्यादा जुबिलिएशन होने की जरूरत नहीं है। वेस्ट ने इस युद्ध को जीता नहीं है, डिफीट हुई है। तो सोवियत यूनियन के इंटरनल कारण थे, सोवियत यूनियन के अपने कुछ तरह की क्राइसिस रहे हैं, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा जो है शीत युद्ध में महाशक्तियों की जो ये होड़ चल रही थी, इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था, और उसने अपने बहुत सारे इंटरनल मैटर्स को जो है किसी न किसी तरह से जो है इग्नोर भी किया है। और उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन थी, उसकी बहुत तरह की स्टैग्नेशंस और कई तरह के सवालिया निशान लगते हैं। बट जो इंटरेस्टिंग बात जो बताते हैं हंटिंगटन, वो ये कहते हैं कि आगे वाले टाइम जो आने वाला है उसमें तो भाई क्लैश होना सिविलाइजेशन के बीच में। अब सिविलाइजेशन को उन्होंने जिस तरह से डिफाइन किया, उसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है, उसको क्वेश्चन भी किया जा सकता था, उसको अभी भी किया जा सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में जब हम 9/11 इवेंट को देखते हैं और उसके बाद की जिस तरह का नई चुनौतियां हमारे सामने उत्पन्न आई, उसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि सैमुअल पी हंटिंगटन का जो थीसिस था वो बड़ा चर्चा में आया, और उसके ऊपर बड़ी भारी जो है दुनिया में बातचीत होने लगी कि भाई हंटिंगटन ने तो ये पहले ही कह लिया था कि
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के, ये जो क्रिश्चियन डम है, ये इस्लामिक वर्ड है, और ये जो चाइना है, इधर से दूसरे पार्ट है दुनिया के, इनके बीच में जो है आपस में जो है हितों का टकराव एक स्टेज पे होगा। ये पार्ट में यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें ऐड एक बात करना चाहूंगा कि इस सारे दौर के बीच में एक और तीसरे जो है महत्वपूर्ण जिनके आर्गुमेंट है, जिसको हमें समझना और महत्वपूर्ण, शायद जो 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा रेलिवेंट होगा, ये भी रेलिवेंट है, ऐसा नहीं मैं मान रहा कि नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है एक पॉल कैनेडी जो है, अदर देन द अर्लियर बुक विच आई मेंशन्ड एंड स्टेटेड, ही रोट अनदर बुक प्रिपेयरिंग फॉर 21st सेंचुरी। अब उस किताब में पॉल कैनेडी जो है वो बिल्कुल एक अलग स्टांस लेते हैं। वो ना तो ये जो हंटिंगटन और जो इनके शिष्य रहे हैं फ्रांसिस फुकुयामा, इन दोनों से लाइन हटके एक तीसरी बात कहते हैं कि दुनिया को आने वाले समय में जो है ना 3-4 चीजों से जो है चुनौती मिलेगी और सामना करना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा, और नेशन स्टेट्स को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। और उनमें से उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही, उन्होंने कहा था डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन। दूसरी बात उन्होंने कही टेक्नोलॉजी की। तीसरा इशू उन्होंने कहा एनवायरनमेंट का। तो टेक्नोलॉजी का, एनवायरनमेंट का इशू और डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी का इशू उन्होंने कैसे कहा, उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से जो है विकासशील जो देश है, जिनकी जहाँ गरीबी ज्यादा है, जहाँ पर आबादी जो है बहुत ज्यादा औसत के साथ बढ़ रही है, यहाँ पर जो है अधिक बेरोजगारी है, गरीबी है, और यहाँ से अधिकतर लोग जो है अपॉर्चुनिटीज की तलाश में जो है वो उन पार्ट में दुनिया के लिए माइग्रेट करेंगे और कर रहे हैं जहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। उससे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होने की एक चुनौती रहेगी, और अल्टीमेटली एथनिक क्राइसिस और आइडेंटिटी के इश्यूज जो है उभर कर आएंगे, और माइग्रेशन एक बड़ा इशू बनता रहेगा। और इससे जो हम हाल फिलहाल में देख ही रहे हैं इन इश्यूज को, ये देख ही रहे हैं, हर मुल्क में ये घटनाएं देखने को मिल रही है। इसको डिटेल भी हम कर सकते हैं। अभी इंडिया कनाडा का इशू जो चल रहा है उसको आप लोग सभी ने सुना ही होगा। अमेरिका का जो है ट्रंप के टाइम में इशू चला ही रहा है। बाकी हर मुल्क में, इंडिया में, पाकिस्तान में, या जो दूसरा उन्होंने एक और जो बात कही है, डिटेल आपको क्वेश्चन आंसर में शायद बताई जाएगी, और अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। अनदर इशू विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज ही सेड अबाउट द इशू ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के इशू पे उन्होंने रोबोट्स के और इन सारी मैकेनिज्म्स के यूज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगाए कि ये कैसे जो है दुनिया के अलग अलग इशू में जो है इवनली और अनइवनली जो है इसका इम्पैक्ट आएगा नजर, और इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का इशू जो कि हम देख ही रहे हैं, जो आपकी जनरेशन है, जिस जनरेशन का जो है लर्निंग और नर्चरिंग और ग्रोइंग हुई है किसके साथ, ये जो स्मार्टफोन कहेंगे हम, सो कॉल्ड हम कहेंगे एक कनेक्टेड वर्ड, वर्चुअल वर्ड हम जिसको कहते हैं। वर्चुअल वर्ड का मतलब हम अदरवाइज अभी भी कनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन रियल लाइफ में तो हमने एक दूसरे को कभी जाना पहचाना और जानने पहचानने का प्रयास नहीं किया है। तो द रियल वर्ड एंड द वर्चुअल वर्ड, two types of words are emerging simultaneously, and I would tell you these processes, simultaneous processes, starts taking place almost by end of the 20th century। हम ये भी देखते हैं शीत युद्ध समाप्त हो रहा है। शीत युद्ध के समाप्त होने के साथ साथ जो है एक बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर समाप्त हो जाता है, अमेरिकन हेजीमनी शुरू हो जाती है। अमेरिका के नेतृत्व में जो है अब जो ब्रिटेन वुड्स की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक नए दिशा देने के साथ साथ एक वाशिंगटन कॉन्सेंसस के नाम से एक नया वैश्विक जन जागरण वर्ड, अगर मैं इसको लाइटर वेन में कहूं, तो कहा गया कि जी चलिए अब वैश्वीकरण की तरफ चलते हैं। तो वैश्वीकरण की तरफ का मतलब यहाँ पर ग्रेटर एम्फेसिस तो यही था कि भाई हम कैसे पूरी दुनिया के बाजार को जो है एक विलेज की तरह बना ले। तो इंटीग्रेटिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको आपने जो ये पढ़ाई होगा, ये एलपीजी वाला जो पूरा एस्पेक्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो टू कट इट शॉर्ट, व्हाट आई एम सेइंग इज third part which this Paul Kennedy touched upon is about
दिस एनवायरमेंटल इशू, और ये एनवायरमेंटल इशू डेमोग्राफिक इशू के साथ 21st सेंचुरी के लिए जो है सबसे सीरियस कंसर्न है। ये किसी ने कही भी है ये बात, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, समवन हैज प्रेडिक्टेड दिस दैट इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपेंस इट वुड हैपन अबाउट ऑन द इशू ऑफ वाटर। तो जलवायु का जो मुद्दा है हमारे सामने इस वक्त, उसमें जो है जल, जंगल, जमीन, ये हिंदुस्तान के अगर साधारण शब्दों में अगर हम इसको देखें, क्योंकि हम लोग जितने सब यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं या सुन रहे हैं, हम भी इस बात से कहीं ना कहीं अपने आप को प्रभावित और कंसर्न महसूस कर रहे हैं कि अभी जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमारा चल रहा है, जो जीडीपी बेस्ड, ये जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज और सारा चीजों का जो इकोनॉमी का जिस तरह का सारा ग्लोबल ट्रांजैक्शन और ये सारी चीजें हो रही है कि विकास विकास विकास। अब ये विकास, एक तो आपके साथ बैठे विकास कुमार जी, एक विकास जो डेवलपमेंट इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है, लेकिन इस विकास की जो दिशा और दशा है, इसके ऊपर हमारे दिमाग में बहुत तरह की इनहिबिशंस भी आती है। क्या विकास ये इस तरह का है कि इसको सस्टेन किया जा सकता है? Can this model of development can be left for a long time of period, the benefit of which can be reaped by the succeeding generations? क्या आने वाले समय में जल प्रदूषित नहीं होगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है? हम जो है प्लास्टिक की बोतल में बोलते हैं कि जी ये पीजिए पानी, आप साफ पानी पीजिए, लेकिन बोतल प्लास्टिक की ही होगी। जिस पानी को हम पहले जो है मेटल के किसी बर्तन से या मिट्टी के घड़े से साफ पानी के तौर पर पीते थे, तो हमें अब पैकेजिंग, इसको रीब्रांडिंग और रीपैकेजिंग के तौर पर, हालांकि ग्लोबलाइजेशन का एक अलग इशू है, उस पर मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये साइमल्टेनियस चीजें चली है ना, बिकॉज ये डोमिनेंट डिस्कोर्स रहा। हिंदुस्तान से लेकर लैटिन अमेरिका पहले इसमें एंटर कर चुका था 70s में। 78 में चाइना ने भी कहा कि चलो हम भी उदारवाद का जरा लड्डू खा लेते हैं, हम भी जरा बाजारवाद और उदारवाद की तरफ चलते हैं। और इस चाइनीज ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, नॉट पॉलिटिकल सिस्टम, only the economic policy they opened up systematically with the control of the state, जिसको पूरा एक किस्म से आप कहेंगे कि वेस्टर्न कॉर्पोरेट एंड अमेरिकन कॉर्पोरेट ने जो है इन्वेस्टमेंट करके वहां पर अपने टेक्नोलॉजी लगा के सब कुछ करके चाइना को दुनिया का आज सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। और आज हम जिस तरह का चाइना और अमेरिका के बीच में आंख मिचौली का जो खेल चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर थ्रेट परसेप्शन, एक दूसरे को फियर कर रहे हैं, तो वो सारा रास्ता वहीं से शुरू होता है जब चाइना अपने अमेरिका अपने हितों को मद्देनजर रखते हुए, सोवियत संघ को एक बड़ा अपने लिए थ्रेट मानते हुए, चाइना को जो है अर्ली 70s में जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप भी दिलाता है और यूएन का मेंबर भी बनाता है, जबकि तब तक उसको मान्यता नहीं थी वेस्टर्न की तरफ से। तो उसके बाद यही नहीं करता है अमेरिका, उसको बाजार और टेक्नोलॉजी और कैपिटल देता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, आप आंकड़े पढ़ोगे, मिड 80s तक जो है इंडिया और चाइना की इकोनॉमी लगभग पैरेलल ग्रोथ रेट पे चल रही थी, बल्कि बहुत मायने में इंडिया चाइना से बेहतर था। लेकिन हम देखते हैं पिछले 30-35 सालों का जो आर्थिक, जो हमारा जो सारा से बड़ी आर्थिक शक्ति उभर कर आ चुका है। तो ये कैसे आया, प्रश्न चिन्ह तो आना ही चाहिए। चाइना, अमेरिका आज जो है अगर इस बात के ऊपर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, या यूरोप, नाटो जितने जो मुल्क है कि चाइना कैसे हमने जो है इसको एनसर्कलमेंट करना है, चाइना को कंटेन करना है, क्योंकि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, चाइना आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए वर्ल्ड का थ्रेट है। तो इससे एक बात उभर कर सामने एक स्पष्ट ये आती है कि क्या हम कहीं 21वीं शताब्दी के इस दूसरे दशक में जो है फिर से नए शीत युद्ध का एक उदय देख रहे हैं? क्योंकि जो कुछ घटनाक्रम जो है यूक्रेन में घट रहा है और युद्ध इतने लंबे समय तक खींचा जा रहा है कि तो क्या यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं इस युद्ध को, या कौन लड़ रहा है?
या नाटो अलाइज और यूरोप और अमेरिका का कहीं ना कहीं उस पे वहां पर उनका पूरा मिलिट्री और इकोनॉमिक जो एक्सपोर्ट है और जो सैंक्शन की राजनीति अमेरिका और यूरोप कर रहे हैं, फिर भी जो है वो सैंक्शन इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो ये दुनिया जो है क्या ये मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रही है क्या? What kind of world is more comfortable and suitable to the larger world? क्या a unipolar, a single world power, hegemonic world is much better or much stable, much comfortable, or would there be another possibility or likelihood of some broader blocks which would be aligning around these two major power, I would say two major now, China and America. क्योंकि अब सोवियत सॉरी रशिया भी जो है कहीं ना कहीं जो है चाइना की आड़ के साथ ही अपनी बात को दुनिया के सामने रखने की हिमाकत करता है। तो चाइना को आज की तारीख में एज ए मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर वी कैन नॉट इग्नोर। आप क्या इंडिया के इर्द के इश्यूज भी है। और इन सभी के बीच में हम फिर एक नजर डालते हैं कि वो यूएन कहां पर गुम हो गया है, जो ना तो यूक्रेन के मुद्दे पे बहुत सक्षम नजर आ रहा है, ना ही वो जब इजराइल का जो हमास का जो अभी घटना हुई है 7 अक्टूबर की, सॉरी 7 नवंबर, उस हमास के घटना के बाद जिसको कि कोई आदमी जो है डिफेंड नहीं कर सकता है। I'm sorry, sort of interruption. Anyhow, so what I'm saying is, what is happening in Gaza Strip nowadays? आजकल गाजा की पट्टी में क्या घट रहा है? लगभग आंकड़े जो है 18,000 समथिंग है। बाय द टाइम वी एंड दिस लेक्चर ये 19,000 भी हो सकता है, 20,000 भी चला जाए। इतने लोग तो मारे गए पैलेस्टीन में। तो क्या चंद जो गैर जिसको आप मान्यता जो समूह है एक हमास, उसके कृत के चलते जो कि निंदनीय है, जिसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए और जिसको अंकुश लगना जरूरी है, एक स्टेट एक्टर जो है वो उसकी डबल इंटेंसिटी के साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखाएगा और इसको एक एक्सक्यूज के तौर पर जो है इनोसेंट्स को, बच्चों को और सिविलियंस को इस स्केल पे जो है मारने की एक हिमाकत करेगा। और उसके पीछे किसका पीछे हाथ है, समर्थन है, दोष कर रहा है। हमारी भी देश की जो सरकार है, वह भारत का जो इसके ऊपर स्टैंड था शुरू में, वो थोड़ा सा एकदम से मेरे को लगता है कि डिप्लोमेटिकली या कुछ हो गया था, लेकिन थोड़ा संभल गया आस्ते आस्ते। भारत की नीति क्या है, जो हमारी नीति यूक्रेन पे थी वही नीति यहाँ भी आनी चाहिए थी। पैलेस्टीन पे इंडिया की पहली स्टेटेड पॉलिसी क्या है? तो हमें जो है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को देखना है। पहले हमने इस चीज को देखना है कि इनोसेंट शुड नॉट बी किल्ड, जिनोसाइज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ह्यूमन राइट के इशू की बात हो रही है। जी सर, जी सर।
चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात आपके समक्ष बात रखना चाह रहा हूँ